नमस्कार, लाल सलाम। अभी 17 अक्टूबर को कम्युनिस्ट आंदोलन के 100 वर्ष पूरे हुए। पूरे देश भर में जो है कि पूरे साल भर तक पार्टी ने तय किया था कि इसको लेकर हम पूरे देश में व्यापक अभियान चलाएंगे और विभिन्न पहलुओं को लेकर चर्चा की जाएगी। लेकिन कोरोना की वजह से वो सारे जो मंसूबे थे वो मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। लेकिन फिर जो आखिरी सप्ताह था उस आखिरी सप्ताह में पार्टी की ओर से तय किया गया कि देश भर में विभिन्न पहलुओं को लेकर जो है कि हम ऑनलाइन या जिस प्रकार के भी जो संभव किए जाएंगे। हमारी पार्टी ने प्रदेश के अंदर तय किया कि हम 17 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर तक जो है कि विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। और उसी के तहत जो है कि आज हम तीसरा व्याख्यान है जिसमें हमने देश की एकता और अखंडता में कम्युनिस्टों का जो योगदान है उस योगदान के बारे में चर्चा करनी है। जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो फिर हमें इस सवाल को देखना पड़ेगा कि हमारे लिए एकता और अखंडता का अर्थ क्या है। आमतौर पर जो शासक वर्ग है, जो पूंजीपति है, जब वो हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवादी भी है, वो चाहता है कि जो है कि जो देश की जो भूगोलिक सीमाएं हैं उनकी तो एकता चाहता है, लेकिन वो जनता की एकता नहीं चाहता। वो जनता को बांट के रखना चाहता है और देश की जो भूगोलिक सीमाएं हैं उनको एक करके रखना चाहता है, उनको मजबूत करके रखना चाहता है। लेकिन हम कम्युनिस्ट होने के नाते हम मानते हैं कि जब तक देश की एकता का मजबूत नहीं होगी तब तक हम जो है कि भूगोलिक आधार पर भी अपनी जो देश की सीमाएं हैं उन सीमाओं को मजबूत नहीं कर पाएंगे। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी शुरू से ही और अपनी स्थापना के समय से इस बात के लिए जोर देती आई है कि जनता की एकता को बनाना है, तो इसके वर्गीय आधार पर जो है कि जनता को लामबंद किया जाना चाहिए। इसलिए जब 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ और 1921 में जब कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ तो उस अधिवेशन के समय पहली बार जो कॉमरेड एम.एन. रॉय और दूसरे साथियों का जो लेटर था, जो अपील थी प्रतिनिधियों के नाम जो बांटी गई, उसमें इस बात पर जोर दिया गया कि हम अगर देश के लिए आज़ादी चाहते हैं तो एक तो संपूर्ण आज़ादी की बात करनी चाहिए और दूसरा उसमें मेहनत का जनता की जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसलिए मजदूरों के सवाल, मेहनत का जनता के सवाल, उस सवालों को भी उठाना होगा और हमें केवल साम्राज्यवाद से मुक्ति नहीं, हमें जो है कि सामंतवाद से भी मुक्ति चाहिए होगी। वर्गीय एकता बढ़ रही थी जनता की, उससे जो है कि हमारे देश का जो शासक वर्ग था, ब्रिटिश साम्राज्यवाद था, वो कमजोर था, जो एक चिंतित हो रहा था। 1919 में जब जो है कि जलियांवाला बाग का घटना हुई, जिसमें उस समय जो पूरे लोग शहीद हुए, उसमें से मरने वालों में 220 हिंदू थे, 94 उसमें सिख थे, 61 मुसलमान थे। सब ने मिलकर जो है कि जलियांवाला बाग में खून बहाया 1919 में। उसके बाद हम देखते हैं कि चोरी चोरा कांड हुआ, जिसमें 19 लोगों को फांसी की सज़ा दी गई, जिसमें से 6 मुसलमान थे, 13 हिंदू थे। उसके बाद हम काकोरी कांड देखते हैं, जिसमें अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है कि फांसी के फंदे पर लटकाया गया। तो देश की एकता के लिए, देश की आज़ादी के लिए हिंदू और मुसलमान मिलकर जो है कि इस लड़ाई को लड़ रहे थे और मिलकर जो है कि मुक्ति की बात कर रहे थे। और इसी एकता से साम्राज्यवाद डरा हुआ था और इसलिए वो इस एकता को तोड़ना चाहता था। और इसी दौरान हम देखते हैं कि फिर 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन हुआ, जिसने जो है कि सांप्रदायिकता के आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश की और कुछ जगह के जो है कि चोरी चोरा कांड के बाद फिर जो है कि कुछ जगह सांप्रदायिक दंगे भी हुए। लेकिन यही हम देखते हैं कि 1926 में जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, उसमें फिर कम्युनिस्टों ने इस बात का जिक्र किया कि ये जो सांप्रदायिकता है उनका जो प्रस्ताव उसमें बांटा गया, उसमें इस बात को कहा गया कि ये जो सांप्रदायिकता है ये राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कैंसर है। इसलिए जो है कि हम अगर साम्राज्यवाद से मुक्ति चाहते हैं तो हमें इस कैंसर से मुक्ति पाना होगी।
और ये मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक मेहनत का जनता को उनकी जो वर्गीय मांगे हैं, वर्गीय मांगों के आधार पर जो है कि एकजुट न किया जाए। उसमें उन्होंने खुलासा किया कि हिंदू जमींदार हिंदू खेत मजदूर के प्रति किसी प्रकार की कोई रियायत नहीं बरतता है। उसका खेत मजदूर के प्रति रवैया हिंदू खेत मजदूर हो या मुसलमान खेत मजदूर हो, एक जैसा रहता है। इसी तरीके से अगर जमींदार मुसलमान है तो वो मुसलमान खेत मजदूर को मजदूरी देने में कोई रियायत नहीं बरतता है। दोनों का जो है कि जो दृष्टिकोण होता है वो वर्गीय दृष्टिकोण होता है। इसलिए हमें भी मेहनत का आवाम को, मजदूरों को, किसानों को, मेहनत का आवाम को जो है कि को वर्गीय आधार पर एकजुट करना होगा और वर्गीय आधार पर एकजुट करते हुए हम जो है कि हम जो है कि देश में सांप्रदायिक सद्भाव की अगर वर्ग की एकता कर सकते हैं, लोगों की अगर वर्गीय चेतना बढ़ेगी तो सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा जो है कि और ज़्यादा आसान होगी। और लेकिन यही दौर है जब हम दौड़ते हैं, देखते हैं कि 1927 में सावरकर साहब, 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का गठन होता है और 1927 में सावरकर साहब एक नया सिद्धांत लेकर आते हैं, दो राष्ट्र का सिद्धांत, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान दो राष्ट्र हैं और दो राष्ट्र हैं, दो राष्ट्रीयताएं हैं, दोनों मिलकर जो है कि एक साथ नहीं रह सकती हैं। इसलिए जो है कि हिंदुओं का राष्ट्र अलग होना चाहिए, मुसलमानों का राष्ट्र अलग होना चाहिए। तो 1927 में पहली बार जो है कि दो राष्ट्र का सिद्धांत लेकर जो है कि सावरकर आए और मुस्लिम लीग ने इसके 13 साल बाद 1940 में आकर जो है कि अपने अधिवेशन में, कराची अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने जो है इसको स्वीकारा और उन्होंने कहा कि उन्होंने जो है कि भी कहा कि हम ये दो राष्ट्रीयताएं हैं और मुसलमानों के लिए जो है कि अलग राष्ट्र की बात की। उन्होंने पाकिस्तान की मांग की। और ये बात अजीब है कि उसी के बाद जो है कि डॉक्टर अंबेडकर, जो बाद में हमारे संविधान निर्माता बने, उन्होंने लिखा कि ये बड़ी विडंबनापूर्ण और आश्चर्यजनक घटना है कि दो धुर विरोधी नेता जो एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, एक दूसरे के विरोधी है, इस बात पर सहमत हैं कि धर्म के आधार पर राष्ट्र को बांट देना चाहिए। और इसलिए जो है कि ये बात साफ है कि ये जो सांप्रदायिकताएं होती हैं, ये सांप्रदायिकताएं एक दूसरे की मदद करती हैं और जो मेहनत का जनता है, मेहनत का जनता की एकता जो है कुछ एकता को बांटती है। लेकिन इसीलिए वामपंथी पार्टियां जो कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि शुरू से इस बात के लिए इस बात को कहती आई है कि हम जिस देश की एकता की बात करते हैं उस एकता का आधार धर्मनिरपेक्षता होगा। हम जो है कि धर्म के आधार पर जो है कि राष्ट्र कभी भी दुनिया के अंदर जो है कोई कहीं पर भी जो है कि धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बना। पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए, क्योंकि धर्म और राष्ट्रीयता जो है दो अलग अलग बातें होती हैं। इसलिए जो है कि हमारी पार्टी जो है कि शुरू से ही कम्युनिस्ट पार्टी जो है इस बात का जिक्र करती रही कि हम संघर्षों को और वर्ग संघर्षों को तेज करना होगा। लेकिन जब हम वर्गीय संघर्षों को तेज करने की बात करते हैं तो तब जब हमने तेलंगाना जैसा आंदोलन भी लड़ा, उस आंदोलन में भी हम देखते हैं कि उसमें भी बहुत सारे दूसरे पहलू थे। एक जो है कि ज़मीन का जो सवाल था, प्रमुख सवाल, केंद्रीय सवाल था, उस सवाल के अलावा और दूसरे सवाल भी थे जो सवाल वहाँ की जनता को निजाम के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जनता तेलुगु थी, लेकिन राष्ट्रीय भाषा जो है कि वहाँ की जो सरकार की भाषा थी वो उर्दू थी। और इस तरीके से जो जनता की जो संस्कृति थी, जनता की जो संस्कृति थी उसको जो दबाया जा रहा था, वो सब के खिलाफ भी जनता के अंदर गुस्सा था और जनता चाहती थी कि इस सारे जो सवाल है, इसलिए जनता अपनी भाषा
कि वह अपनी ज़मीन के लिए भी लड़ रही थी, जनता अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए भी लड़ रही थी, जनता जो है कि अपनी भाषा की रक्षा के लिए भी लड़ रही थी, और इस सब से मिलकर जो है कि तेलंगाना का आंदोलन बना। इसलिए हमारी पार्टी शुरू से इस बात के में जिक्र रही है, इस बात के लिए लड़ती रही है कि हम जो है कि हमारे देश की में अगर आज़ादी होगी तो आज़ादी का हमारे देश के लिए में जिस प्रकार हमारे देश के अंदर विविधताएं हैं, जिस प्रकार जो है कि हमारे देश के अंदर जो है कि अलग अलग जो है कि धर्मों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग भाषाओं को मानने वाले लोग हैं, इसलिए हमारी पार्टी का ये मानना है, और जो है कि आज़ादी के आंदोलन के बाद जो है कि जिसको आज़ादी का नेतृत्व करने वाला के जो लोग थे उन्होंने भी स्वीकारा, संविधान में भी जिसको स्वीकारा गया कि डाइवर्सिटी इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता, वही जो है कि भारत की जो एकता है, एकता का सिद्धांत होगा। और हम जो है कि विभिन्न संस्कृतियों को, विभिन्न भाषाओं को, विभिन्न जो है कि आस्थाओं वाले लोग जो है कि उनको उनका पूरा सम्मान देने के बाद, उनकी बराबरी के बाद ही जो है कि हम अपने देश की जो है कि एकता और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। और इसीलिए जो है कि हमने आज़ादी के बाद जो ढांचा अपनाया वो संघीय ढांचा अपनाया, फेडरल स्ट्रक्चर अपनाया, और इस फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए एक कम्युनिस्टों का जो आंदोलन का जो योगदान है, उस योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। उसका जो उल्लेखनीय योगदान है उसमें वो इतिहास के में दर्ज है। हमने तेलंगाना की बात की, उसके बाद जो है कि तेलुगु भाषा के आधार पर विशाल आंध्रा को इकट्ठा करने के लिए कि विशाल आंध्रा के नाम पर जो है कि उसको जो है कि एक राज्य बनना चाहिए, हम लोगों ने आंदोलन संगठित किया। एक केरला के नाम पर जो है कि वहां पर आंदोलन जो है कि हुआ, लामबंद किया। इस आधार पर जो है कि दूसरी जगह पर जो है कि दूसरी जगह पर भी जो है कि पंजाबी सूबे के लिए भी संघर्ष हुआ। तो इस प्रकार जो है कि भाषाओं के आधार पर जो है कि राज्यों का गठन होना चाहिए, जब हमने शुरुआत हुई, और उसी के आधार पर जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो भाषा के आधार पर जो है कि राज्यों का जो पुनर्गठन था वो पुनर्गठन किया गया। अब ये जो सवाल है, इसलिए जो है कि एक ये जो गठन करने के बाद हम देखते हैं कि इसको जो अनेकता में एकता का जो सूत्र है, इसको अगर मजबूत तभी किया जा सकता है जब इसके लिए जो है कि राज्यों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार हों, और उन अधिकारों के आधार पर ही और लोगों को जो है कि लोग के जो है कि अलग अलग संस्कृतियों को मानने वाले लोग, अलग अलग राज्यों के लोग अपने विकास की अपने आधार पर अपने योजनाएं बना सकें, अपने जो है कि संबंध में जो है कि अपने राज्य के संबंध में, विकास के संबंध में जो है कि अधिकतम जो है उनकी जो है कि उनकी जो भागीदारी है वो भागीदारी सुनिश्चित किया जा सके। इसी आधार पर जो है कि हम उन राज्यों को जो है कि हम जो है कि देश की एकता और अखंडता को मजबूत कर सकते हैं। इसलिए जो है कम्युनिस्ट पार्टी है जो कहती है कि हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को, संघीय जो ढांचा, उस ढांचे को मजबूत करना है। संघीय ढांचा जितना मजबूत होगा, जितना राज्यों को अधिक अधिकार मिलेंगे, जितना विभिन्न भाषाओं को जितना सम्मान मिलेगा, विभिन्न संस्कृतियों को जितना सम्मान मिलेगा, लोगों का जो है कि विकास के अंदर, नीतियों बनाने के अंदर जो है कि जितनी भागीदारी होगी, राज्य जितने संपन्न होंगे, उतना ही जो है कि हमारा देश की जो एकता है वो एकता मजबूत होगी। इसलिए हम संघीय ढांचे को मजबूत करके जो है कि हम अपने देश को मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन वो ताकतें हैं आज जो सत्ता में बैठी हुई हैं, वो भी, और वो उनका तो एक खास मकसद है, वो तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहते हैं, जिस पे हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले जो पूंजीवादी जो बुर्जुआ ताकतें हैं, पार्टियां रही हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी भी रही हो,
वो हमेशा से जो है कि उसका जो सत्ता में आने के बाद उसका जो रुख रहा है वो रुख यही रहा है कि राज्यों को कमजोर करके जो करने की जो है कि उनकी कोशिश रही है, और एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि मजबूत जो केंद्र है, मजबूत केंद्र ही जो है कि मजबूत राष्ट्र का आधार हो सकता है। और जो परसेप्शन लोगों के अंदर बनाया गया, इस प्रकार का जो है कि वातावरण बनाने की कोशिश की गई कि अगर राज्य मजबूत हो जाएंगे तो इसका अर्थ जो है कि केंद्र जो है कि कमजोर हो जाएगा। और इसलिए इसके खिलाफ एक तरफ जो है कि केवल वामपंथी पार्टियां हैं, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसने जो है कि जिसने लगातार इस बात की वकालत की कि हम अपनी एकता की रक्षा तभी कर सकते हैं अगर हमारे देश का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय जो ढांचा है, वो ढांचा अगर मजबूत होगा तो। इसलिए 80 के दशक में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमारी पार्टी के पैर पर हमने जो है कि देश के जितने भी विपक्षी मुख्यमंत्री थे, हमारे ज्योति बसु के नेतृत्व में हमने जो है कि जितने भी मुख्यमंत्री थे, उन मुख्यमंत्रियों को, विपक्षी पार्टियों को, उन मुख्यमंत्रियों को एक मंच पर लाए। जगह जगह पर जो है कि कलकत्ता के अंदर, दिल्ली के अंदर, बेंगलोर के अंदर जो है कि उसके सम्मेलन हुए, और उस सम्मेलनों के अंदर जो है कि अधिक राज्यों के लिए जो है कि अधिक अधिकारों की मांग की गई। और जो मांग की गई कि राज्यों को अधिक अधिकार होना चाहिए, धारा 356 जो है जिसका इस्तेमाल करके वहाँ जो निर्वाचित सरकारों को खत्म करने की बार जो है कि खत्म किया जाता रहा, उस धारा 356 को खत्म किया जाना चाहिए। और राज्यों को जब अधिक अधिकार की बात है तो आर्थिक रूप से भी जो है कि राज्यों को और ज़्यादा संपन्न बनाया जाना चाहिए। हम लोग जो है कि इस बात को लेकर जो है कि संघर्ष हमारी पार्टी की ओर से और वामपंथी पार्टियों की ओर से संघर्ष किया गया, और हमारे संघर्षों की वजह से ही सरकारिया आयोग गठन हुआ। सरकारिया आयोग की सिफारिशें आई, जिन सिफारिशों ने भी राज्यों के लिए और अधिक अधिकार देने की बात कही। लेकिन आज तक सरकारें बदलती रहीं, कभी इस पार्टी की सरकार, कभी उस पार्टी की सरकार, लेकिन उसके बाद आज तक भी सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें वो धूल खा रही है। और इसलिए क्योंकि ये जो बुर्जुआ सिस्टम है, वो बुर्जुआ सिस्टम, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा था कि ये जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो चाहती है कि भौगोलिक रूप पर देश एक रहे, लेकिन देश की जनता जो है कि वो बटी रहे। देश की जनता के पास वोट देने के अलावा जो बाकी जनतांत्रिक अधिकार ना हो, और फिर उनका जो मकसद है कि वो हर हाल में जो है कि जो एक मजबूत केंद्र की उनकी जो कल्पना है कि अगर राज्य मजबूत हो जाएंगे तो केंद्र जो है कि कमजोर हो जाएगा, और मजबूत सेंटर जो है कि मजबूत केंद्र ही जो है कि मजबूत राष्ट्र का आधार हो सकता है। ये जो उनकी जो अवधारणा है, उस अवधारणा के चलते जो सरकारिया आयोग की जो सिफारिशें हैं, उन सिफारिशों को जो है कि कभी जो है कि आज तक वो धूल खा रही है। लेकिन आप अगर दूसरा पहलू भी है इसका, दूसरा पहलू ये भी है कि अगर आप राज्यों को अधिक अधिकार नहीं दोगे, जो विभिन्न संस्कृतियां, उन संस्कृतियों का सम्मान नहीं करोगे, आप जो भाषाएं हैं, भाषाओं के विभिन्न भाषाओं का विकास, जो भाषाएं हैं उनको अपने विकास का, उनको अपनी समृद्धि का अगर अवसर अगर नहीं दिया जाएगा, और उस सबसे अधिक जो है कि राज्यों की अगर निर्वाचित सरकारें जो है उनको पलट दिया जाएगा, उनको जो है कि सरकारों को बार बार जो कि भंग कर दिया जाएगा, तो इसका अर्थ जो है कि आप उस राज्य की जो जनता है, उस राज्य की जनता का राष्ट्र के प्रति जो लगाव है, उस लगाव को ठेस पहुंचाएंगे। और इसलिए अगर ठेस पहुंचेगी तो इसका अर्थ यह है कि प्रसक्तावादी आंदोलन पनपेंगे। इसलिए हमारे देश के अंदर भी हम एक तरफ देखते हैं कि और जो है कि जो बुर्जुआ जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग इस बात की समीक्षा नहीं कर रहा, लेकिन जो है कि हमें इस बात
को लोगों के बीच में ले जाना होगा कि क्यों आज़ादी के समय जब हम सब मिलकर जो है कि इस देश की एक के लिए लड़ रहे थे, आज़ादी के आंदोलन के लिए लड़ रहे थे, और आज़ादी के बाद जब देश हमारा हुआ, सत्ता हमारे हाथ में थी, सरकारें हमारी थी, और उसका अर्थ जो है कि देश के बाद उसका अर्थ जो है कि उसके बाद हमारी जो एकता थी, एकता को मजबूत होना चाहिए था। हमारा जो सद्भाव था उस सद्भाव का और ज़्यादा विस्तार होना चाहिए था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जैसे जैसे समय निकलता गया, उसके बाद जो है कि हमने प्रसक्तावादी आंदोलन जो है कि हमने अपने देश के अंदर जो है कि एक के बाद एक प्रसक्तावादी आंदोलन देखे। 80 के दशक में हम देखते हैं कि एक प्रसक्तावादी आंदोलनों की जो है कि हमारे देश के अंदर जो है कि बाढ़ आ गई। असम के अंदर जो है कि सबसे पहले जो है कि असम के अंदर जो एक आंदोलन हुआ जो है कि वहां पर जो है कि आसू ने, ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन ने शुरू किया, और जिस आंदोलन को उस समय भारतीय जनता पार्टी जो अब सत्ता में है वो उस समय समर्थन कर रही थी। वो आंदोलन क्या था? वो आंदोलन बंगालियों के खिलाफ था। और उस आंदोलन के बारे से पहले जो है कि एक हमारी वामपंथी पार्टियों की ओर से, हमारी पार्टी की ओर से जो है कि संसद के अंदर जो है कि प्रश्न उठाया गया था, जिसमें कहा गया था कि एक CIA का एक प्रोजेक्ट लीक हुआ था जिसको ब्रह्मपुत्र वैली प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसमें उसमें CIA किस तरीके से जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन राज्यों को भारत से अलग करने के लिए वो क्या साजिशें कर रही थी, उस सब का जो है कि जिक्र था। और इसलिए उस संबंध में उस सवाल को जब संसद के अंदर उठाया गया तो तब सरकार की ओर से जवाब आया कि ये जो वामपंथी लोग हैं इनको तो बात बात पर जो है कि CIA के दिखाई पड़ती है। और इसलिए लेकिन उसके बाद जो प्रसक्तावादी आंदोलन हुआ, जिस आंदोलन ने जो है कि जो असम के अंदर जो है कि असम की जनता की एकता को तोड़ा, जहाँ तक हालत हुई कि वहाँ की जो मेहनत, वहाँ के जो बंगाली भाषा बोलने वाले जो नागरिक हैं, आबादी है, उस पर जो है कि लगातार जो हमले हुए, और इस तरह जहरीला वातावरण जो है कि बनाया गया कि एक तरफ अगर बंगाली जा रहा हो और दूसरी तरफ सांप जा रहा हो तो सांप को जाने दीजिए, पहले बंगाली को मारिए। इस प्रकार का जो वातावरण बनाया गया, और उस समय उस देश की एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए कौन आया? केवल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, हमारी विचारधारा थी, कम्युनिस्ट विचारधारा थी, जिसने जो है कि वहाँ पर असम के अंदर जो है कि गैर बंगाली असमिया और गैर असमिया जनता की जो है कि एकता बनाने का प्रयास किया, उसके लिए संघर्ष किया। हमारे साथी थे जिन साथियों ने जो है कि जो प्रसक्तावादी आंदोलन थे, उस आंदोलन उन तत्वों के खिलाफ संघर्ष किया, उनका डटकर मुकाबला किया। उस समय हम स्टूडेंट फेडरेशन के अंदर हुआ करते थे, और छात्र हमारे SFI के 2 छात्र नेताओं को जो हॉस्टल के अंदर रहा करते थे, उनको जो है कि एकदम अचानक रात को गायब कर दिया गया। 7 दिन बाद जो है कि हॉस्टल के पीछे उनकी लाश जो है कि बॉडी के टुकड़े पड़े हुए मिले, क्योंकि बाद में जानकारी मिली कि प्रसक्तावादी प्रसक्तावादी तत्वों ने उनसे पकड़कर इस बात के लिए कहा कि आप जो है कि नारा लगाओ कि असम भारत का हिस्सा नहीं है। और हमारे साथियों ने कहा, उन दोनों छात्र नेताओं ने, SFI के साथियों ने कहा कि नहीं, SFI जो है कि असम जो है कि भारत का हिस्सा है, हम भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि जो है कि उन प्रसक्तावादी तत्वों ने कहा कि अगर आप जो है कि अपने टुकड़े, उनके टुकड़े नहीं, भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे तो हम आपके टुकड़े कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी जो है कि वो कहते रहे कि भारत एक है, भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे। और प्रसक्तावादियों ने जो है कि उनकी लाशों के जो है टुकड़े टुकड़े कर दिए। तो हमने अपनी लाशों के, अपने शरीर के टुकड़े करवाए, लेकिन देश के टुकड़े करवाने का नारा जो है कि वो हमने जो है कि
हमारे मुंह से नहीं निकला। जी हमारी कुर्बानियां हैं, जी है देश की एकता और एकता और अखंडता के लिए जो है कि हमारा योगदान है। अभी 2 दिन पहले पंजाब के अंदर जो है कि हमारे कॉमरेड बलविंदर सिंह का शहीद हुए हैं, जिनका जो है कि गोलियों के से जो है कि उनके शरीर को जो है कि शैलनी कर दिया गया। कौन? बलविंदर सिंह और उनका परिवार देश का एकमात्र ऐसा परिवार है जिसको जो है कि गैर सैनिक होते हुए भी जो एक शौर्य सम्मान जो है कि शौर्य चक्र प्राप्त हुआ है। क्यों? कि उनके ऊपर 1980 के दौर के अंदर ही जब जो है कि पंजाब के अंदर खालिस्तानी आंदोलन का बोलबाला था और जो है कि पूरा पंजाब जो है कि खालिस्तान की जो आग थी, परसक्तावाद की आग थी, वह उस आग के अंदर झुलस रहा था, तब केवल कम्युनिस्ट पार्टी थी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी थी, वामपंथी पार्टियां थी, कम्युनिस्ट थे जो इस बात के लिए लड़ रहे थे, जो देश की एकता और अखंडता के लिए लड़ रहे थे। और हमारे ही पार्टी के 200 से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो साथी थे, वो साथी इस खालिस्तान के हाथों, खालिस्तानियों के हाथों शहीद हुए। कौन? बलविंदर सिंह के पर खालिस्तान के दौर में, उस जो परसक्तावादी दौर में 42 से ज़्यादा जो है उनके घर पर हमले हुए। उन्होंने हर हमले का मुकाबला किया, बार बार जो है कि आतंकवादियों को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने जो है कि अपने गांव की रक्षा की और इस तरीके से जो है कि 42 हमलों को नाकाम किया। और इस सब को जब स्वीकारा और उसी के चलते जो है कि उनको और उनके परिवार को शौर्य चक्र सम्मान दिया गया। लेकिन ये जो है, इस सब का अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि ये कम्युनिस्ट पार्टी है, हम लोग हैं जो जितने भी जो परसक्तावादी आंदोलन होते हैं, उन परसक्तावादी आंदोलनों के खिलाफ लड़ते हैं। देश की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए कम्युनिस्ट पार्टी जो है कि हमेशा आगे की कतारों में रहती है। चाहे उसके बाद जो है कि हम बंगाल के अंदर देख लेते हैं कि बंगाल के अंदर जो परसक्तावादी आंदोलन हुआ, वहां पर जो है कि गोरखालैंड को अलग बनाने की कोशिश की गई सुभाष घिसिंग की ओर से, और जिसमें हमारे देश के अंदर जो है कि वो एक राज्य की बात करते हैं और उसके लिए नेपाल का जो राजा है, राजा से समर्थन के लिए जो है कि आवेदन करते हैं। तो इस प्रकार उस समय गोरखालैंड आंदोलन के खिलाफ भी जो आंदोलन हुआ, के खिलाफ भी जो संघर्ष हुआ, भले ही हमारी सरकार थी, वाम मोर्चे की सरकार थी, लेकिन जनता को लामबंद करते हुए वो जो परसक्तावादी आंदोलन था, उस आंदोलन का मुकाबला करते हुए केवल जो है कि हमारे साथियों को वहाँ पर जो है कि अनेक कुर्बानियाँ देनी पड़ी, अनेक कुर्बानियों का जो है कि दमन का सामना करना पड़ा। लेकिन केवल हम थे जिन्होंने उस आंदोलन को नाकाम किया, और केवल हम थे जिन्होंने जो है कि ये जो आज़ादी का ये जो देश की एकता और अखंडता की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा। लेकिन दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज ये है कि ये जो शासक वर्ग है, ये शासक वर्ग, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया, इनकी कोशिश होती है कि ये एक तरफ जो है कि देश की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उनको एक रखना चाहता है, लेकिन जनता को वर्गीय आधार पर बांटना चाहता है। क्योंकि वर्गीय आधार पर अगर जनता जो है कि सांप्रदायिक आधार पर अगर बटी रहेगी, तो उसी के आधार पर वो जो है कि वो जो अपनी जो मुनाफा बढ़ाने वाली जो नीतियां हैं, देश को लूटने वाली जो नीतियां हैं, जनता को जो लूटने वाली जो शोषणकारी नीतियां हैं, उन नीतियों को जो है कि आसानी से लागू कर सकता है। इसलिए जब 1992 में एक तरफ नव उदारीकरण की नीतियां लागू की जा रही थी हमारे देश के अंदर, उस समय जो है कि इस नव उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ पूरे देश के अंदर जो है कि जनता लामबंद हो रही थी।
मेहनत का आवाम लामबंद हो रहा था। 25 नवंबर 1992 को देश के इतिहास की, आज तक की जो है कि आज़ादी के इतिहास की सबसे बड़ी मजदूर रैली हुई, जिसमें 10 लाख से ज़्यादा मजदूरों ने हिस्सेदारी की और कहा कि जो नव उदारीकरण की नीतियों को नहीं चलने दिया जाएगा। लेकिन उसके कुछ 2 सप्ताह बाद 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को गिराकर जो है कि एक सांप्रदायिक तनाव पैदा कर दिया जाता है। पूरे देश को जो है कि धर्म के आधार पर, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के आधार पर बांट दिया जाता है। पूरे देश के अंदर सांप्रदायिक दंगों की शुरुआत हो जाती है, सांप्रदायिक विभाजन हो जाता है। हम लोग जो है कि वर्गीय एकता को बचाने के लिए के साथ साथ जो है कि हम जो है कि सांप्रदायिक सद्भाव की जो रक्षा है, उस रक्षा की लड़ाई में लग जाते हैं। देश सांप्रदायिकता के आधार पर बढ़ जाता है और इधर जो नव उदारीकरण की जो नीतियां हैं, उन नीतियों को तेजी से लागू करने की जो कोशिश है, वो कोशिश इस सरकार की ओर से वो जो कोशिशें तेज हो जाती हैं। लेकिन इसी के दौर के साथ साथ आज इस दौर में हम गुजर रहे हैं, ये दौर और ज़्यादा खतरनाक है। इसलिए खतरनाक है कि 2014 से जो पार्टी सत्ता के अंदर आई है पूर्ण बहुमत के साथ, वो एक ऐसी पार्टी है जिसका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं, और जो हमेशा से जो है प्रसक्तावादी आंदोलनों को हवा देती रही है। उदाहरण के लिए मैंने असम का आंदोलन का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी उस समय असम के प्रसक्तावादी आंदोलन के साथ थी। मैंने गोरखालैंड आंदोलन का जिक्र किया। भारतीय जनता पार्टी गोरखालैंड का जो प्रसक्तावादी आंदोलन था, उस आंदोलन के साथ थी। तो इस तरीके से ये जो ताकतें हैं और ये जो पार्टी सत्ता के अंदर आई है, जिस पार्टी का केवल आज़ादी के आंदोलन में ही योगदान, ऐसा नहीं है कि आज़ादी के आंदोलन में ही योगदान नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी पार्टी है जिसने जो हमारा देश का जो संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें भी इसका विश्वास नहीं है। जो देश का जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, इसमें इसका विश्वास नहीं है। जो हिंदू राष्ट्र की स्थापना करना चाहती है और जो सही मायनों में लोकतंत्र में भी जिसका विश्वास नहीं है। और इसलिए ये पार्टी जो है कि इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस लोकतंत्र को, जनता का जो वोट का, हर व्यक्ति को वोट का जो अधिकार है, इस अधिकार को ये पार्टी जो है कि आरएसएस जो है कि मुंड गणना कह के जो है कि इसका खंडन करती है। तो इस तरीके से इस पार्टी के हाथ में जो सत्ता आई है, तो अब हमारे देश में जो खतरे हैं, वो खतरे और ज़्यादा बढ़ गए हैं। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे जो है कि और ज़्यादा बढ़ गए। जब ये पार्टी सत्ता में आई थी, तब हमारी पार्टी ने इस बात इसकी समीक्षा करते हुए कहा था कि ये पार्टी 2 रथों पर बैठकर पर सवार होकर जो है कि सत्ता पर पहुंची है। एक कारपोरेट पूंजी है, उस पूंजी के समर्थन से, उस पूंजी का इसको समर्थन रहा है, अथाह समर्थन, जिस समर्थन से जो है ये सत्ता के नजदीक पहुंची है। और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो है कि ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करके जो है कि इसने सत्ता हासिल की है। और इसलिए हमारी पार्टी ने चेतावनी दी थी कि आने वाले दिनों में ये दोनों ही के तरह से जो है कि ये पार्टी दोनों ही मामलों में आगे बढ़ेगी। एक तरफ कारपोरेट जो पूंजी है, उसके जो मुनाफे, उन मुनाफों को बढ़ाएगी, और दूसरी तरफ जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण है, उस ध्रुवीकरण को करने की कोशिश करेगी। पिछले 5 साल का हमारा अनुभव क्या बताता है? अनुभव यही बताता है कि एक तरफ इस सरकार के सत्ता में आने के बाद ये लोग जो है कि लगातार कारपोरेट पूंजी के मुनाफे जो बढ़ रहे हैं। हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, जो हमारे जो है कि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसके बारे में जब 2007 का 8 का जो पूरे दुनिया के अंदर जो वैश्विक मंदी आई, उस मंदी का मुकाबला भारत इसलिए कर पाया था, अमेरिका इसलिए बैठ गया कि अमेरिका के अंदर पूरी तरीके से निजीकरण था। हमारी सरकार ने भी 2008 में माना कि हमारे देश पर
इस मंदी का का जो है कि का असर इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे देश के अंदर जो है कि पब्लिक सेक्टर है जो इस अर्थव्यवस्था का जो बोझ है, ये जो आर्थिक मंदी का जो बोझ है, ये जो उसका जो तूफान है, उस तूफान को झेलने की क्षमता रखता है। और उसी के चलते जो है कि एक तरफ हमारी सरकार ने भी माना कि ये जो पब्लिक सेक्टर है उसकी वजह से हम ये जो आर्थिक मंदी थी, वैश्विक आर्थिक मंदी थी, उसका मुकाबला कर पाए। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये सरकार क्या कर रही है, पब्लिक सेक्टर को लगातार खत्म करने की कोशिश हो रही है। हमारा रेलवे का ये जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है और उससे पहले भी था, लेकिन लॉकडाउन पीरियड को जैसा कि मोदी जी ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा कि आपदा को अवसर में बदलना है, तो अवसर में बदला है इस देश के कारपोरेट घरानों के लिए, और इसलिए रेल का निजीकरण हो रहा है। इसलिए हमारी जो कोयला खदानें हैं, कोयला खदानों को बेचने की कोशिश हो रही हैं। हमारे BSNL को जो है कि वो कारपोरेट घरानों को देने की एक कोशिश हो रही है। हमारे जो डिफेंस के ऑर्डिनेंस के जो कारखाने हैं 100% जो है कि वहाँ पर जो है कि निजी का FDI करने की घोषणा सरकार कर चुकी है। वहाँ का मजदूर उसके खिलाफ लड़ रहा है। तो हमारा जो पब्लिक सेक्टर है, बैंक है, बीमा है, उस सब को जो है कि बेचने की कोशिश जो है कि बड़े पैमाने पर हो रही है। और यही वजह है कि एक तरफ हमारे देश की जो जनता है, जनता पर बोझ पड़ रहा है। और हालत जहां तक आ गई कि 1% जो बड़ा जो हमारे देश का जो संपन्न तबका है उसके पास जितनी संपत्ति है, हमारे देश की 73% जनता के पास जितनी संपत्ति है उतनी 1% जो अमीर तबका है उसके पास संपत्ति है। और यही वजह है कि लॉकडाउन के पीरियड के अंदर जब सरकार के अपने आंकड़ों के हिसाब से 15 करोड़ प्रवासी मजदूरों का रोजगार छिन गया, जब सैलरी पाने वाले जो वेतनभोगी लोग हैं उसमें से 2 करोड़ 10 लाख लोगों का रोजगार जो है कि छिन गया। हर रोजगार पाने वाला जो है कि जो वेतनभोगी था, हर 5वां व्यक्ति जो है, हर 5वें व्यक्ति का जो रोजगार है वो हमारे देश के अंदर छिन गया है। तब जब लोगों का रोजगार छिन रहा है, जब सरकार के अपने आंकड़े कहते हैं कि करीब 15 करोड़ लोग ऐसे हैं जो और गरीबी की रेखा के नीचे पहुंच गए हैं, तब अंबानी एशिया का सबसे अमीर आदमी हो गया। लॉकडाउन के पीरियड के अंदर ही जो कॉर्पोरेट घराने हैं उनकी संपत्ति में 35,000 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। और इस तरीके से ये जो कॉर्पोरेट हित के हितों की जो नीतियां, उन नीतियों को एक तरफ लागू किया जा रहा है और दूसरी तरफ सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की जो उनकी कोशिश है, वो कोशिश जो है इस दौरान तेज हुई है। इन्होंने और भी खतरे पैदा किए। ये जब हिंदी को थोपने की बात करते हैं, हिंदुस्तान की जब ये बात करते हैं, तो हिंदुस्तान का अर्थ क्या है? हिंदुस्तान का अर्थ यह है कि जैसे ये हिंदी को थोपने की बात करते हैं, पिछले साल जैसे गृह मंत्री ने ये बयान दिया, उसके बाद दक्षिण भारत के जितने भी मुख्यमंत्री थे, सारे मुख्यमंत्रियों ने इसका विरोध किया। सबको लगता है जो है कि 370 के साथ जुड़ी हुई ये बात है, उनको लगता है कि जिस प्रकार जो है कि इन्होंने इसको 370 को खत्म किया है, ऐसे ही जो है कि जो हमारे पास ऊपर आने वाले दिनों में जो है कि हिंदी को भी हिंदी भाषा को भी थोप सकते हैं। तो इस तरीके से जब हिंदी को थोपने की बात करेंगे, जबकि हमारा संविधान कहता है, फेडरल स्ट्रक्चर कहता है कि हमें हर जो भाषा है, हर भाषा का सम्मान करना है, हमें हर संस्कृति का सम्मान करना है, हमें जो है कि हर आस्था जो जिस भी आस्था में लोग विश्वास करते हैं, उसका जो है कि विभिन्न का हमें सम्मान करना है। तो उसकी बजाय जब हिंदी को थोपने की कोशिश ये सरकार करती है, तो इसका अर्थ ये है कि ये जो अगर दक्षिण के अंदर जो है कि हिंदी थोपने से संदेह पैदा होता है, तो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे पैदा होते हैं। ये जो चीज़ है, ये सरकार जो है किस प्रकार के जो खतरे हैं, उन खतरों को भारतीय जनता पार्टी
की सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद जो है कि लगातार बढ़ाया जा रहा है। हम देखते हैं कि 370 के बाद वो जो नागरिक संशोधन कानून लेकर आए, जिसमें हमारे देश का जो धर्मनिरपेक्षता का संविधान का जो बुनियादी स्वरूप है, उस स्वरूप को ही खत्म करने की कोशिश हुई हो, जिसमें धर्म के आधार पर जो है कि नागरिकता को धर्म के आधार पर जोड़ दिया गया। और इस तरीके से अगर हमारे देश की एकता, इस तरीके से अगर हमारे देश का अगर धर्म पे स्वरूप पे अगर हमले होंगे तो हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये सुखद बात है कि जब नागरिक संशोधन कानून के खिलाफ हमले हुए, नागरिक संशोधन कानून के विरोध में सत्याग्रह हुआ, तो सत्याग्रह पूरे देश के अंदर जो है कि शांतिपूर्ण सत्याग्रह हुए और उनमें देश के जो छात्र आंदोलन, देश के जो है कि 42 विश्वविद्यालयों के जो छात्र हैं, छात्रों ने उसका विरोध किया। विभिन्न जो है कि शहरों के अंदर जो सत्याग्रह हुए, उसमें केवल अल्पसंख्यक समुदाय के ही नागरिकों ने नहीं, बल्कि आम जनता ने, आम नागरिकों ने उसके अंदर हिस्सेदारी की। और इस तरीके से जो है कि ये जो देश की एकता और अखंडता की जो रक्षा है, उस रक्षा के लिए जो है कि सब लोग आगे आए। लेकिन इसके बाद भी ये जो सरकार है, इस सरकार के जन विरोधी जो हमले, इस सरकार के हमारे देश की एकता और अखंडता पर जो हमले हैं वो जारी हैं। अभी वो नई शिक्षा नीति लेकर आए। नई शिक्षा नीति लेकर जब वो आए हैं तो उसमें अब अभी तक उनका जो नारा हुआ करता था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, एक राष्ट्र एक भाषा, एक राष्ट्र एक धर्म एक भाषा, अब वो कह रहे हैं कि एक देश एक शिक्षा एक परीक्षा। इस तरीके से वो हर नारे के साथ, चाहे वो जीएसटी लेकर आए, चाहे वो जो है कि नई शिक्षा नीति लेकर आए, चाहे वो 370 को खत्म करें, वो जो है कि हर जो है कि अपने कदम के साथ ये जो हिंदू राष्ट्र का जो है वो उनका जो हिंदू आरएसएस की जो विचारधारा है, हिंदू राष्ट्र की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को आगे बढ़ाने की उनकी कोशिश है। लेकिन ये जो खतरा है, ये जो उनकी कोशिश है, ये कोशिश हमारे देश की एकता और अखंडता को तोड़ने का प्रयास है और इसी के खिलाफ जो है कि हमें लड़ने की आवश्यकता है। जैसा कि मैंने जिक्र किया था कि 5 अगस्त को उन्होंने वो खत्म किया, 5 अगस्त 2019 को उन्होंने धारा 370 खत्म की और 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का जो निर्माण है उसका निर्माण की शुरुआत की, प्रधानमंत्री उसमें पहुंचे। इसके पीछे का अर्थ क्या है? इसके पीछे का अर्थ क्या है कि जब हमारी पार्टी ने कहा था 2014 में कि एक ऐसी पार्टी के हाथ में सत्ता आई है जिसका देश की आज़ादी के आंदोलन में कोई योगदान नहीं है और इसीलिए अब जो इतिहास को बदलना चाहते हैं और इसी इतिहास को बदलने के लिए अब 15 अगस्त जो हमारे देश का स्वतंत्रता स्वाधीनता दिवस है, उस स्वाधीनता दिवस की और आज़ादी के आंदोलन का जो महत्व है, उस महत्व को ख़त्म करना चाहते हैं और इसीलिए 5 अगस्त को उन्हें 2019 में 370 को ख़त्म किया और उसके बाद 5 अगस्त 2020 को उन्होंने जो है कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की। तो इसमें आने वाले दिनों में वो 5 अगस्त को लेकर जो है कि वो कहते हैं कि 15 अगस्त को असली आज़ादी नहीं मिली, 5 अगस्त जो है कि उसको जो है कि जब 370 खत्म हुआ, जब हमने जो है कि राम मंदिर के निर्माण की शुरुआत की, तब असली आज़ादी मिली है। तो आने वाले दिनों में 5 अगस्त को वो इतना उन्माद पैदा किया करेंगे कि हमारे जो आज़ादी का आंदोलन है, स्वाधीनता 15 अगस्त का स्वाधीनता दिवस जो है, उसका जो महत्व है, उस महत्व को पीछे धकेलने की जो है कि उनकी कोशिश होगी। इस सब के पीछे लड़े जाने की आवश्यकता है। केवल कम्युनिस्ट पार्टी है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है जो निरंतर जो है कि आरएसएस की जो विचारधारा है, ये जो देश को की एकता और अखंडता को तोड़ने वाली जो विचारधारा है, उस विचारधारा के खिलाफ जो है कि लगातार लड़ती रही है और आज भी लड़ रही है। इसलिए जो है कि हम कम्युनिस्ट आंदोलन पिछले 100 साल के अंदर हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हो सकता है कि हमसे कुछ गलतियां रही हों,
हो सकता है कि हमसे कुछ कमजोरियां रही हों। हाँ, निश्चित रूप से जो है कि अगर हम जिस मंजिल को पाना चाहते थे 100 साल तक, उस मंजिल तक हम अगर नहीं पहुंचे हैं तो उसके लिए समीक्षा की भी आवश्यकता है। लेकिन ये कम्युनिस्ट आंदोलन है जो गर्व के साथ कह सकता है कि हमने कभी साम्राज्यवाद के साथ कभी कोई समझौता नहीं किया। ये कम्युनिस्ट आंदोलन है जो कह सकता है कि हमने जनता की वर्गीय एकता को बनाने के लिए जो है कि संघर्ष किया, त्याग किया, उसके लिए प्रयास किए। ये कम्युनिस्ट आंदोलन है जो गर्व के साथ कह सकता है कि हमने जो है कि मेहनत का जनता के हितों के साथ किसी प्रकार का कभी के हितों के विरोध में कभी कोई समझौता नहीं किया। हमेशा जो है कि वर्ग संघर्ष में मेहनत का जनता का साथ दिया। हम कम्युनिस्ट हैं जो गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने देश की एकता को बनाने के लिए, हमारा जो संघीय ढांचा है उस ढांचे को बनाने के लिए प्रयास किए। उस ढांचे को बनाने में हमारी भूमिका रही। उस ढांचे को मजबूत करने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए जो है कि हमारी ओर से लगातार जो है कि प्रयास हुए। लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है, ये जो आज पर सत्ता में आई है, वो लगातार राज्यों को कमजोर करने की जो है कि वो देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। इसका जो आखिरी पहलू है जिसमें मैं अंत में कहना चाहता हूं कि जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तो उस समय हमारे देश के जो दो सदन है, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन राज्यसभा जैसा कि नाम ही है उसका है कि ये राज्यों की सभा है, जहां से राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसलिए उस राज्य के जो व्यक्ति था, उस राज्य का जो नागरिक था, वो नागरिक ही वहां से चुनकर आ सकता था। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार जो थी, उस सरकार की ओर से जो है कि जो प्रावधान किया गया कि अब जो है कि कहीं का भी नागरिक किसी भी राज्य से जो है कि चुनकर आ सकता है। राज्यसभा का सदस्य होने के लिए उस राज्य का नागरिक होना जरूरी नहीं है। तो जो राज्यों की सभा थी, उस राज्यों की सभा को खत्म कर दिया। ये भी अपने आप में जो है कि एक फेडरल स्ट्रक्चर को कमजोर करने की बात है। और इसीलिए आज जो है कि इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि अगर जब हम कहते हैं कि देश को एक करना है तो राज्यों को मजबूत करना होगा, तो आंध्र प्रदेश के अंदर आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के केवल 4 विधायक हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के 4 राज्यसभा सदस्य भी हैं। ये कैसे हो सकता है? वहां पर जो तेलुगु देशम से चुने हुए, तेलुगु देशम पार्टी के जो चुने हुए राज्यसभा के सदस्य थे, चारों के चारों को जो है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है कि भाजपा में शामिल कर लिया। तो ये इसका साफ अर्थ जो है कि वो राज्यों के जो राज्यों के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों को खत्म करने की उनकी कोशिश है। और ये प्रश्न जो है कि चुनाव आयोग की ओर से भी नहीं पूछा जा रहा कि 4 विधायकों के दम पर जो है कि 4 राज्यसभा के सांसद भारतीय जनता पार्टी के कैसे हो सकते हैं। तो ये अगर इस प्रकार से लोगों की जो चुने हुए जो राज्यों का जो प्रतिनिधित्व है, उस प्रतिनिधित्व को खत्म किया जाता है, तो इसका अर्थ ये है कि आने वाले दिनों में ये जो सरकार है, ये सरकार हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए खतरे पैदा करेगी। और ये खतरे हिंदू राष्ट्र के नाम पर बढ़ रहे हैं, क्योंकि जब वो हिंदू राष्ट्र को लाना चाहते हैं तो उसके आधार पर केवल जो विभिन्न संस्कृतियों को मानने वाले जो लोग हैं वही इसके निशाने पर नहीं होते हैं, अल्पसंख्यक इसके निशाने पर नहीं होते हैं, हिंदी के अलावा जो गैर भाषाएं हैं वही इनके निशाने पर नहीं होती हैं, दक्षिण की जो द्रविड़ संस्कृतियां हैं वही इनके निशाने पर जो है कि नहीं होती हैं। बल्कि जब ये मनुवाद को लागू करते हैं तो महिलाएं भी इनके निशाने पर होती हैं, तब दलित भी इनके निशाने पर होते हैं। और हम देखते हैं कि आज दलितों के बीच में जो असंतोष है, उन पर जो दमन है, उस दमन के खिलाफ जिस प्रकार जो है कि उनके अंदर गुस्सा है, आज महिलाओं को जिस प्रकार जो है कि को उत्पीड़न का शिकार बनाया जा रहा है, तो ये
आने वाले दिनों में ये हमारे लिए जो है कि एक और बड़ी चुनौती है कि हम किस तरीके से इस हिंदू राष्ट्र का ये जो है कि अपने देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे की रक्षा कर सकें, और इसके की रक्षा करके ही हम अपने देश की एकता और अखंडता की रक्षा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।